हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। दोस्तों, पहला पार्ट मैं करवा चुका हूं, दूसरा पार्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर पहला पार्ट आपने नहीं सॉल्व किया है तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें दोस्तों आपका है 85 तक हो चुका है। तो इसमें आपका जाएगा 86 से लेकर के आपका जाएगा 172 तक। तो दोस्तों, इसमें जो है प्रश्न 86 जो कहता है कि कोई ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर के संगठनों एवं संस्थाओं को अंशदान किसकी अनुमति से दे सकती है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो है, इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो पहला है कि राज्य पंचायत राज अधिकारी की अनुमति से, जिला पंचायत राज अधिकारी की अनुमति से, क्षेत्रीय अधिकारी जैसे एसडीएम, तहसीलदार आदि की अनुमति से, राज्य सरकार की सामान्य विशेष अनुमति से। तो किसकी अनुमति से? इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, राज्य सरकार की सामान्य विशेष अनुमति से जो है वह अंशदान क्या है कि कोई ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर के संगठनों संस्थाओं को अंशदान कर सकती है। ठीक है, किसकी अनुमति से? राज्य सरकार की सामान्य विशेष अनुमति से। अगला जो है, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना का निर्माण करेगी और वह निर्दिष्ट दिनांक से पूर्व उसे भेजेगी। किसको भेजेगी? राज्य सरकार की अनुमति है, जिलाधिकारी की अनुमति है, संबंधित जिला पंचायत को, संबंधित क्षेत्र पंचायत को। तो इसमें जो है संबंधित क्षेत्र पंचायत को भेजेगी, यानी विकल्प आपका डी सही है। ठीक है, इसको वहाँ पर भेजेगी। ठीक, अगला जो भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों में से निम्न में से कौन सा एक कार्य सम्मिलित नहीं है? अजात व्यक्ति में निहित हित प्रदान कर संपत्ति अंतरण करना, वन संरक्षण विकास, हाट बाजार एवं मेलों का प्रबंध, जलाशयों तालाबों का संरक्षण एवं विनाश। तो इसमें जो है, इसमें जो विकल्प आपका जो है आपका ये विकल्प सही है। अजात व्यक्ति में निहित हित प्रदान कर संपत्ति अंतरण करना भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसमें जो है धारा 32 का में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अधीन वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वह कौन करता है? वह करता है राज्यपाल, यानी कि विकल्प आपका ए सही है। वित्त आयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र या जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और अन्य के संबंध में सिफारिशें किसे करता है? तो किसे सिफारिश करता है? वह सिफारिश करता है राज्यपाल को। वित्त आयोग किसको करता है? राज्यपाल को सिफारिश करता है। धारा 33 के अधीन ग्राम पंचायत हेतु भूमि अर्जित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भूमि अर्जित करने की शक्ति जो है वह कलेक्टर को प्राप्त है। किसको? कलेक्टर को। अगला जो है आपका 93, धारा 34 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की अधिकारिता में स्थित सार्वजनिक संपत्ति किसमें निहित होती है? तो सार्वजनिक संपत्ति जो है वह निहित होती है ग्राम पंचायत में। किसमें? ग्राम पंचायत में। धारा 34 में उल्लिखित किसी सार्वजनिक संपत्ति के स्वामित्व के बारे में विवाद होने पर विवाद का निर्धारण कौन करेगा? तो कौन करेगा इसका निर्धारण? तो वह करता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन करता है? ग्राम पंचायत। अगला, ग्राम पंचायत राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से धनराशि सुधार ले सकती है। ऐसा प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किया गया है धारा 36 के अंतर्गत, यानी विकल्प सी सही है। ग्राम पंचायत को कर, फीस या शुल्क का आरोपण करने की शक्ति दी गई है। तो ऐसी शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है? धारा 37 के अंतर्गत दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित कर या शुल्क के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? तो इसके विरुद्ध अपील जो है की जाएगी जिला प्राधिकारी को की जाएगी। इस अधिनियम की धारा 37 खा के अधीन करों और देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। तो वसूल किसके द्वारा किया जाएगा? वह किया जाएगा ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक, अगला जो है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित कर को कौन कम कर सकता है? तो इसको कौन कम कर सकता है? यह कर सकता है राज्य सरकार। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मैं इधर ऑब्जेक्टिव में इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ लोकल लॉ के जितने हैं ये आपके लॉ फाइटर से लिए गए हैं। जो मार्केट में पत्रिका आती है उसको आप खरीद सकते हैं। अगला जो है, धारा 41 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का बजट पारित करता है। तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पारित करता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या तो ए या बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए,
यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ग्राम पंचायत बजट पारित करता है। ठीक, ग्राम पंचायत के बजट पारित करने हेतु बैठक की गणपूर्ति होनी चाहिए। यानी कि ग्राम पंचायत के बजट पारित करने हेतु बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य माने जाते हैं गणपूर्ति के लिए? तो इसमें जो आपका सही विकल्प ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक हैं, आधे से अधिक होंगे तभी जो है बजट पारित करने हेतु बैठक की गणपूर्ति कंप्लीट मानी जाएगी। अगला जो गांव निधि का संबंध है, तो गांव निधि का संबंध किस धारा से है, किस धारा में प्रावधान किया गया गांव निधि का? वो किया गया धारा 32 से, 32 में किया गया है। ठीक, किसी संविदा पर दिए धनराशि के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि होगी। किसी संविदा पर दिए धनराशि के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि होगी, कितनी होगी? वह होगी 3 वर्ष, यानी विकल्प जो है ए सही है। जंगम संपत्ति उसके मूल्य की वसूली के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि होगी, यह भी दोस्तों उतनी ही होगी, 3 वर्ष ही होगी यह भी। ठीक, अगला जो है किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुंचाने के लिए निमित्त प्रतिकर के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि होगी। तो परिसीमा अवधि कितनी होगी? तो यह भी दोस्तों कितना होगा? 3 वर्ष ही होगा, यानी विकल्प सी सही है। पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा पहुंची क्षति के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि होगी, तो यह कितनी होगी परिसीमा अवधि? यह होगी 6 मास होगी, यानी विकल्प जो है आपका डी सही है इसमें। किसी संविदा पर दिए धनराशि के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि कब से प्रारंभ होती है? तो कब से किसी संविदा पर दिए धनराशि के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि कब से प्रारंभ होती है? जब धनराशि वादी को दिए हो जाए, जब धनराशि चुका दी जाए, जब वादी धनराशि के लिए याचना करे, जब प्रतिवादी द्वारा देय तिथि व्यतीत हो जाए। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है विकल्प आपका ए, यानी जब धनराशि वादी को देय हो जाए, ठीक, तभी से परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी। जंगम संपत्ति या उसे मूल्य की वसूली के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि कब से प्रारंभ मानी जाएगी? जब जंगम संपत्ति को सदोष बेहन कर दिया जाए, जब जंगम संपत्ति बाद योग्य हो जाए। तीसरा है जब वादी जंगम संपत्ति के परिधान का हकदार हो जाए, जब प्रतिवादी मूल्य देने को तैयार हो जाए। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर वह विकल्प आपका सी सही है, जब वादी जंगम संपत्ति के परिधान का हकदार हो जाए। आपका अगला प्रश्न जो आता है वो है आपका किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुंचाने के निमित्त प्रतिकर के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि कब से प्रारंभ मानी जाएगी? विकल्प है जब जंगम संपत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गई हो, जब जंगम संपत्ति को हानि पहुंचाई गई हो, जब जंगम संपत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गई थी या उसे हानि पहुंचाई गई थी। उपरोक्त सभी गलत हैं, तो इसमें जो है सही विकल्प आपका जो है वो है सी, जब जंगम संपत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गई थी या उसे हानि पहुँचाई गई थी। ठीक, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 110 नंबर। पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा पहुंची क्षति के लिए बाद हेतु परिसीमा अवधि प्रारंभ मानी जाएगी। तो जब पशुओं ने अनधिकृत प्रवेश किया, जब पशुओं को अनधिकृत प्रवेश से रोका नहीं गया, जब पशु अनधिकृत प्रवेश कर बाहर निकल जाएं, जब पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा क्षति पहुंची थी। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है आपका विकल्प जो है डी सही है, जब पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा क्षति पहुंची थी तभी से परिसीमा अवधि प्रारंभ मानी जाएगी। धारा 34 के अनुसार ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश का जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हैं प्रबंध और विनियमन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत उससे उद्गृहित या आरोपित समस्त देय प्राप्त करेगी ग्राम सभा के खाते में, भूमि प्रबंधन समिति के खाते में, अपने खाते में, गाँव निधि के खाते में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है आपका डी, गाँव निधि के खाते में वह सब प्राप्त करेगी। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्राकृतिक न्याय पर आधारित है? तो प्राकृतिक न्याय पर कौन सी धारा आधारित है? धारा 35 जो है नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे धनराशि उधार नहीं ले सकती है? राज्य सरकार से, किसी वित्तीय निगम या समुचित बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, किसी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से। तो इसमें जो है आपका सही जो आंसर है वो है आपका आंसर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार नहीं ले सकते। ठीक, यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद का कोई साधन है तो वह प्रतिदिन की दर से कितना कर लगा सकती है? तो प्रतिदिन की दर से लगाएगी 5 रुपये। ठीक है, यानी विकल्प आपका ये सही है, 5 रुपये कर लगा सकती हैं।
न्याय पंचायत की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो न्याय पंचायत की स्थापना जो है धारा 42 के अंतर्गत की जाती है, यानी विकल्प ए सही है आपका। न्याय पंचायत की स्थापना कौन करता है? तो न्याय पंचायत की स्थापना जो है राज्य सरकार, नियत प्राधिकारी, ए या बी, यानी विकल्प आपका सी सही है। यानी कि न्याय पंचायत की स्थापना राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी कोई भी कर सकता है। ठीक, अब अगला जो विकल्प है आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है 117, न्याय पंचायत के सदस्यों की संख्या न्यूनतम होगी, तो न्यूनतम कितनी होगी? वो होगी 10, यानी विकल्प आपका डी सही है। न्याय पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी, तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो होगी 25, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम कितनी होगी? 25, विकल्प डी सही है। न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत राज अधिकारी, नियत प्राधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसकी नियुक्ति जो है करता है नियत प्राधिकारी। अगला जो है सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? तो सरपंच की नियुक्ति जो है, सरपंच की नियुक्ति करता है पंच, यानी विकल्प जो है आपका विकल्प बी सही है। अगला जो है आपका आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के गठित न्यायपीठ में कितने पंच होते हैं? तो इसमें जो होता है पंच होते हैं 5, यानी विकल्प आपका डी सही है। न्याय पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता किस धारा में हो गई है? तो न्याय पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता धारा 51 में हो गई है। अगला जो है न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय प्रत्येक सिविल वाद या अपराध कहाँ संस्थित किया जाएगा? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, सर्किल के सरपंच के समक्ष, या तो ये या तो बी। इसमें जो है आपका सही जो आंसर है वो है बी, सर्किल के सरपंच के समक्ष। न्याय पंचायत किन आधारों पर संज्ञान ले सकती है? सभी आपराधिक मामले का, सभी समनीय मामले का, धारा 52 में उल्लिखित अपराधों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सही विकल्प है धारा 52 में उल्लिखित अपराधों का जो संज्ञान ले सकती हैं। अगला है आपका 125, न्याय पंचायत की प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? न्याय पंचायत प्रशांति कायम रखने के लिए प्रसूति की मांग किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो कर सकता है धारा 53 के अंतर्गत, यानी विकल्प बी सही है। न्याय पंचायत कितने दिन के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकती है? तो न्याय पंचायत प्रतिभूति की मांग कर सकती है 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। अगला जो है न्याय पंचायत प्रशांति कायम रखने हेतु कितनी धनराशि का बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकती है? तो यह दे सकती है कितने का? 100 रुपये से अनधिक धनराशि का। 100 रुपये से अनधिक धनराशि, यानी विकल्प ए सही है। न्याय पंचायत को दंड देने की शक्ति किस धारा में दी गई है? न्याय पंचायत को दंड देने की शक्ति जो है वो धारा 54 में दी गई है, विकल्प सी सही है। न्याय पंचायत कितना जुर्माना आरोपित कर सकती है? तो न्याय पंचायत जो है जुर्माना जो है वो आरोपित कर सकती है 250 रुपये, यानी विकल्प डी सही है। न्याय पंचायत जुर्माना देने चूक किए जाने पर क्या दंडादेश पारित करेगा? तो जुर्माना देने में चूक पर कारावास का कोई दंड नहीं, यानी कि वह जो है जुर्माना देने में चूक होने पर वह किसी को कारावास का दंड नहीं दे सकता है। न्याय पंचायत एक ही आपराधिक वाद में अभियुक्त के विरुद्ध कितने अपराधों का विचारण कर सकती है? तो कर सकती है 3 अपराधों का। अगला जो न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय किसी अपराध के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित की गई है, तो न्यायालय की अधिकारिता किस धारा के अंतर्गत अपवर्जित की गई है? वह की गई धारा 55 के अंतर्गत। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 133, तो इसमें जो है आपका 133 न्याय पंचायत द्वारा आपराधिक वादों का न्यायालय को अंतरित कर देगी जब अंतर्गत अपराध ऐसा है कि जिसके लिए वह पर्याप्त दंड नहीं दे सकती है, उसके समझ विचाराधीन किसी आपराधिक बात के विचारण की उसकी अधिकारिता नहीं, आपराधिक बात का विचारण अन्यथा न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर वो है डी, सभी परिस्थितियों यह ऐसा कर सकती है। ठीक, न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ सकता है, तो जो है न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ सकता है, यह कथन जो है यह सत्य है, वह ऐसा कर सकता है। न्याय पंचायत अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ सकती है किस धारा के अंतर्गत? यह धारा 62 के अंतर्गत, यानी विकल्प जो है आपका बी सही है। अगला जो है निम्नलिखित वादों पर न्याय पंचायतों की संज्ञान लेने की अधिकारिता नहीं, आवेश द्वारा या के विरुद्ध वाद, लोक सेवक द्वारा या के विरुद्ध वाद, वसीयत संपदा के लिए वाद, उपयुक्त सभी।
तो इसमें जो है आपका जो है कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी परिस्थितियों में न्याय पंचायत जो है कि संज्ञान लेने की अधिकारिता नहीं रखता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन है। सिविल वाद पर परिसीमा विधि लागू होती है। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 न्याय पंचायतों के संबंध में लागू नहीं होगा। पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका जो है विकल्प कौन सा सही है? विकल्प जो है आपका डी सही है। न्यायालय जो है पंचायत के समक्ष आपराधिक या सिविल वाद संस्थित किया जा सकेगा। तो इसमें जो है केवल लिखित रूप में, केवल मौखिक रूप में लिखित या मौखिक रूप उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका विकल्प सी सही है। लिखित या मौखिक रूप में जो है आपराधिक या सिविल वाद संस्थित किया जा सकता है न्यायालय पंचायत के समक्ष। न्याय पंचायत के समक्ष सिविल या आपराधिक वाद संस्थित किया जा सकता है। तो संस्थित किया जा सकता है औपचारिक वाद या आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक। आपका अगला प्रश्न आता है 140। किस धारा के अंदर आपराधिक या सिविल वाद न्याय पंचायत के समक्ष संस्थित किया जाता है? तो इसमें जो है आपको 140 का जो आंसर है वो है आपका 75। अगला जो निम्न कथनों में सत्य कथन है। न्याय पंचायत अपने निर्णय में आदेश या डिक्री में परिवर्तन नहीं करेगा। न्याय पंचायत एक पक्षीय डिक्री पारित कर सकेगा। विधि व्यवसायी न्याय पंचायत की समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका 141 में जो है आपका 141 का डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला जो किस धारा में न्याय पंचायत के समय सुनवाई में विधि व्यवसायी की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है? तो इसमें जो है धारा 80 के अंतर्गत न्याय पंचायत के समय विधि व्यवसायी की उपस्थित होने पर रोक लगाई गई है। पंचों का निर्णय हो सकेगा बहुमत द्वारा, सर्वसम्मत से, या तो ए या तो बी, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। यदि कोई पक्ष मामले के निस्तारण में जानबूझकर विलम्ब करता है, वहाँ न्याय पंचायत खर्च अधिरोपित कर सकती है। कितना खर्च अधिरोपित कर सकती है? 500 रुपये। कितना? 500 रुपये का कास्ट लगा सकती है अगर कोई विलम्ब करता है। न्याय पंचायत के आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है? तो दाखिल किया जा सकता है कितना? 60 दिन के भीतर, यानी विकल्प डी सही है। धारा 89 के अंदर पुनरीक्षण शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अब सिविल जज जूनियर डिवीजन। मामले के अनुसार ए एवं बी दोनों को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है। मामले के अनुसार ए या बी दोनों को। पुनरीक्षण का आवेदन तुच्छ या क्षोभकारी पाए जाने पर न्यायालय आवेदक को आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? प्रतिपक्षी को प्रतिकर के रूप में 10 रुपये देने का। कितना रुपये? 10 रुपये देने का प्रतिपक्षी को देने का आदेश कर सकता है। अगला जो प्रश्न है आपका, न्याय पंचायत द्वारा पारित डिक्री या आदेश का निष्पादन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है धारा 93 के अंतर्गत, यानी विकल्प जो है डी सही है। अगला जो है आपका, डिक्रियों का निष्पादन कौन कराता है? न्याय पंचायत, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधान। तो डिक्रियों का निष्पादन जो है न्याय पंचायत कराता है, यानी विकल्प ए सही है। न्याय पंचायत द्वारा अभियुक्त पर अधिरोपित जुर्माने की वसूली धारा 94 के अंतर्गत कौन करता है? पंचायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट। यदि न्याय पंचायत अनुरोध करती है, ए या बी यथास्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है सी सही है। ए या बी यथास्थिति, यानी पंचायत या न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्याय पंचायत अनुरोध करती है। गलत कथन का चयन करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखे की परीक्षा प्रत्येक वर्ष फीस भुगतान पर जो नियत की जाए होगी। ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों कुल संख्या के 1/2 से अधिक होगी। यदि न्याय पंचायत में वांछित संख्या में सदस्य उपलब्ध ना हो तो नियुक्त प्राधिकारी ग्राम सभा से सदस्य नामांकित कर सकता है। सरपंच तथा सहायक सरपंच 5 वर्ष बीतते ही अपना पद छोड़ देंगे। तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प डी सही है, यानी सरपंच या सहायक सरपंच 5 वर्ष बीतते ही अपना पद छोड़ देंगे। यह कथन जो है सही नहीं है। इसमें पूछा है गलत कथन का चयन करें। गलत उत्तर का चयन करें। पंच, सरपंच और सहायक सरपंच नियत प्राधिकारी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठ बनाएगा, जिसमें प्रत्येक 10 पंच होंगे।
कोई पंच, सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे बात के विचारण अथवा जांच में भाग न लेगा जिसमें स्वयं या उसका कोई निकट संबंधी सेवा योजक कर्मचारी, ऋणी, जन्मदाता अथवा भागीदार के एक पक्ष हो अथवा जिसमें वह व्यक्तिगत रुचि रखता हो। सरपंच तथा सहायक सरपंच अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए। तो इसमें कौन सा गलत कथन है? तो इसमें गलत कथन है आपका बी, यानी कि आपका ये है सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के न्यायपीठ बनाएगा जिसमें प्रत्येक 10 पंच होंगे। यह कथन गलत है। अगला जो है आपका 153, कोई न्याय पंचायत निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य कर सकती है? गलत उत्तर चुनें। अर्थदंड लगाने का, 200 रुपये से अधिक अर्थदंड लगाने का कार्य, आपराधिक वादों का संज्ञान, कारावास का मूल दंडादेश नहीं देगी। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है डी सही है, कारावास का मूल दंडादेश नहीं देगी। यह है आपका गलत है, इसमें आपका गलत उत्तर चुनना है। ठीक, विकल्प डी सही है। अगला जो कोई न्याय पंचायत निम्नलिखित व्यक्तियों के आपराधिक वाद का संज्ञान करेगी यदि व्यक्ति पहले ही किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी प्रकार के कारावासी नहीं हो, जिस पर किसी न्याय पंचायत द्वारा चोरी के पहले ही जुर्माना किया गया हो, जिसे सार्वजनिक दूत अधिनियम 1867 के अधीन पहले दोषी ठहराया गया हो, भारतीय दंड संहिता धारा 510 के अधीन 50 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय हुआ हो। तो इसमें जो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वह है आपका डी सही है। अगला, कोई न्याय पंचायत धारा 66 के उपबंधों के अधीन निम्न प्रकार के किसी सिविल वाद का संज्ञान कर सकती है यदि उसका मूल्य 100 रुपये से अधिक ना हो। तो इसमें विकल्प दिया है स्थावर संपत्ति के संबंध संविदा से भिन्न किसी संविदा पर दिए धन के लिए, जंगम संपत्ति की वसूली के लिए अथवा उसके मूल्य के लिए, किसी जंगम संपत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या उसे क्षति पहुँचाने के संबंध प्रतिक्रिया के लिए कोई निर्णय प्रांग न्याय से बाध्य है या नहीं का अवधारण नए वाद हेतु। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प डी, कोई निर्णय प्रांग न्याय से बाध्य है या नहीं का अवधारण नए वाद हेतु। ठीक, न्याय पंचायत निम्नलिखित में किस बात का संज्ञान नहीं ले सकती है? भारतीय लेखे के संबंध में दिए बकाया के लिए बाद सिवाय उस दशा के जबकि बकाया पक्षों अथवा उसके अपकर्ताओं द्वारा किया गया हो, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा किसी लोक सेवक द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे कार्यों के लिए सिविल वाद जो उसने पदीय हैसियत में किए हों, अवयस्क अथवा विकृत व्यक्ति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध सिविल वाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प है वो है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और असत्य कथन को चिन्हित करें। कोई भी विधि व्यवसायी न्याय पंचायत के समक्ष किसी भी पक्ष की ओर से ना तो उपस्थित होगा, ना वकालत करेगा और ना कोई कार्य ही करेगा। तो यह धारा है आपका सी। और उसके बाद जो है न्याय पंचायत कोई ऐसा मामले का जो उसकी अधिकारिता में उत्पन्न हुआ हो लेकिन किसी न्यायालय में संस्थित ना हो, पक्षकारों की लिखित सहमति पर निर्णय दे सकती है। धारा 82, यदि सुनवाई के लिए निश्चित समय और स्थान सूचित किए जाने के बाद भी वादी या परिवादी हाजिर ना हो तो न्याय पंचायत बात को खारिज कर सकती है या ऐसे आदेश कर सकती है जैसा कि वह ठीक समझे। धारा 78, न्याय पंचायत किसी बात को वादी अथवा आवेदक का बयान लेने के उपरांत खारिज नहीं कर सकती यदि उसका समाधान हो जाए कि सिविल बात तुच्छ, क्षोभकारी अथवा असत्य है। तो इसमें दोस्तों कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें जो है आपका असत्य कथन जो है 157 का जो है आपका असत्य कथन डी है, यानी असत्य कथन जो है डी। अगला जो है न्याय पंचायत अपने अवमान या अपने सदस्य के अवमान हेतु अधिकतम दंड दे सकती है। तो कितना दंड दे सकती है? 10 रुपये जुर्माने का। न्याय पंचायत द्वारा आरोपित जुर्माना समझा जाएगा आपराधिक वाद में आरोपित, सिविल वाद में आरोपित, रेवेन्यू वाद में आरोपित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है समझा जाएगा आपराधिक वाद में आरोपित समझा जाएगा। विकल्प ए सही है। धारा 95 के अंतर्गत निरीक्षण करने की शक्ति किसे है? तो निरीक्षण करने की जो शक्ति है राज्य सरकार को, जिला मजिस्ट्रेट एवं भी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है विकल्प जो है आपका सही है ए, राज्य सरकार को।
धारा 95 घ के अंतर्गत राज्य सरकार ग्राम प्रधान को हटा सकती है जब वह बिना पर्याप्त कारणों के लगातार 3 से अधिक बैठकों या सभाओं में अनुपस्थित रहे, कार्य करने से इनकार करे, पद का दुरुपयोग किया, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वह है विकल्प डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में उसको जो है हटा सकती हैं। अगला जो है आपका 162, इस अधिनियम के बंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान किस धारा में है? तो शास्ति का जो प्रावधान है वह है धारा 97 में, यानी विकल्प सी सही है। 97 के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हेतु कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? तो कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? 500 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है, विकल्प सी सही है। अगला, ग्राम पंचायत की संपत्ति को अंतःक्षेपित करने पर व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। तो दंडित किया जा सकेगा जुर्माने से जो 100 रुपये तक का हो सकेगा, यानी विकल्प जो है बी सही है। ग्राम पंचायत के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति को उपचार है नियत प्राधिकारी को अपील, नियत प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण, नियत प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें नियत प्राधिकारी के समक्ष अपील। अगला, जो ग्राम पंचायत के आदेश या निर्देश से क्षुब्ध व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत नियत प्राधिकारी को अपील कर सकता है? तो कर सकता है धारा 102 के अंतर्गत, यानी विकल्प ए सही है। अपराध को समन करने की शक्ति ग्राम पंचायत को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह प्राप्त है धारा 104 के अंतर्गत प्राप्त है, यानी विकल्प सी सही है। धारा 102 के अंतर्गत अपील पर सीमा काल कितनी है? तो अपील पर सीमा काल जो है वो है 30 दिन की, यानी 30 दिन के भीतर अपील करनी है। ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत के सदस्यों को किस धारा के अधीन संरक्षण प्राप्त है? तो इनको प्राप्त है धारा 107 के अंतर्गत, यानी विकल्प बी सही है। पंचायतों को सहायता देने का पुलिस का कर्तव्य किस धारा में बताया गया है? तो यह बताया गया धारा 108 में, यानी विकल्प जो है डी सही है। अगला जो प्रश्न है, पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को। किसे? राज्य सरकार को। उपविधियां बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? उपविधियां बनाने की शक्ति जिला पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को। अब इसमें विकल्प जो है आपका ए एवं बी दोनों को सही है। तो दोस्तों यह जो हो गया आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का 2 सेट में हमने इसका प्रैक्टिस सेट करवाया 2 पार्ट में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।